आज हम तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान किसे कहते हैं, तापमान कैसे नापा जाता है, तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और ताप कटिबंधों के बारे में अपन पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तापमान क्या चीज़ है। कि मेन रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल में जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा की मात्रा को अगर अपन मापें तो उस वायुमंडल में ऊष्मा की मात्रा को तापमान की संज्ञा दी जाती है या तापमान कहा जाता है। यह तापमान थर्मामीटर के द्वारा फ़ारेनहाइट अथवा या सेंटीग्रेड में मापी जाती है। इसके अलावा यह र्यूमर डिग्री में भी इसको प्रदर्शित करते हैं, परंतु मेन रूप से फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में अधिकांशतः तापमान को मापा जाता है। इस तापमान को कई कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा ही तापमान को प्रभावित करती है। अब इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले भूमध्य रेखा से दूरी, जैसे भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना ज़्यादा दूर होगा, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो जो अपन भूमध्य रेखा से उत्तर में या दक्षिण में या भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं और तिरछी गिरने के कारण तापमान कम होता चला जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें सीधी गिरने के कारण तापमान ज़्यादा होता है और जो अपन भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो दूरी जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें या भूमध्य रेखीय प्रदेशों से वो स्थान सबसे ज़्यादा दूरी पर पाए जाते हैं। तो जो स्थान भूमध्य रेखा से जो दूर होते चले जाएंगे वहाँ पे तापमान उतना ही कम होता चला जाएगा। तो पहला चीज़ भूमध्य रेखा से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। अगर भूमध्य रेखीय प्रदेशों के पास होंगे तापमान ज़्यादा प्राप्त होगा या तापमान ज़्यादा होगा, और भूमध्य रेखा से अपन दूर या उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी भूमध्य रेखीय प्रदेश, तो भूमध्य रेखा से जो उत्तर में या जो अपन दक्षिण में जाएंगे तो तापमान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो पहला कारक यह है तापमान को प्रभावित करने वालों में भूमध्य रेखा से दूरी। दूसरा कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। इसमें यह दे रखा है कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा जाएगा वहाँ भी तापमान कम होता चला जाता है। लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। तो समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा तापमान, और समुद्र तल से जो अपन ऊंचाई की ओर जाएंगे तो ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान कम होता चला जाता है। इस कारण तापमान को समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। कई बार अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में स्थित कोई भी स्थान अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है तो उस जगह पे तापमान बहुत कम पाया जाता है।
चाहे भूमध्य रेखा पर स्थित हो, परंतु अगर मान लो वो स्थान समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ पे तापमान समुद्र तल की तुलना में उस जगह बहुत ही कम पाया जाता है। इस प्रकार दूसरा कारण ये दे रखा है कि समुद्र तल से जो अपन ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता चला जाता है, और इस घटने की दर बता रहे हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार अपन बताएं कि समुद्र तल से ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है। तीसरा, समुद्र तटों से दूरी। तीसरा नंबर है समुद्र तटों से दूरी। समुद्र तटों से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र तटों के आसपास सम जलवायु, सम तापमान पाया जाता है। तापमान में इतना ज़्यादा वेरिएशन या तापांतर ज़्यादा नहीं पाए जाते, परंतु जो अपन समुद्रों से दूर चले जाते हैं, समुद्रों से जितनी ज़्यादा दूरी पे होंगे वहाँ पे तापांतर उतना ही ज़्यादा पाया जाएगा। अगर अपन यूँ उदाहरण दे के बात करें तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तापांतर जनवरी में अगर जाएंगे तो 0 डिग्री तापमान मिलता है, और अगर जून में जाएंगे तो लगभग 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान पाया जाता है। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री इतना ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है, तो तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। परंतु समुद्रों के किनारे अगर अपन बम्बई में जाएंगे तो जनवरी में जाएंगे तो 25 डिग्री तापमान, और अगर जून में जाएंगे तो मालूम पड़ा 27-28 डिग्री तापमान, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो समुद्र तटों से दूरी भी तापमान को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती है। समुद्र तटों पर सम या तापांतर बहुत कम पाए जाते हैं, और समुद्र तटों से दूर जाने पर तापांतर में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इस प्रकार तीसरा, समुद्र तटों से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। चौथा कारण देखें तो समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं कि समुद्र तटों के पास में किस प्रकार की जलधाराएं बहती हैं, वो तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर ठंडी जलधाराएं बहती हैं तो तापमान को कम कर देती हैं, और गर्म जलधाराएं बहती हैं तो तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार अपन बात करें तो समुद्र तलों, ये समुद्री जलधाराएं भी तापमान को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अपन कई बार देखते हैं कि नॉर्वे के तट के पास गर्म जलधाराएं बहती हैं, तो गर्म जलधारा के कारण नॉर्वे के तट, और उधर कनाडा के तट पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं, तो कनाडा का तट लगभग साल में 9 महीने एकदम उनके बंदरगाह बंद पड़े रहते हैं, जबकि नॉर्वे के तट खुले रहते हैं। तो ये समुद्री जलधाराओं के कारण तापमान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जो स्थान या जिन तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं वहाँ तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और जहाँ पे ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ पे तापमान कम पाया जाता है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो समुद्री जलधाराएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में प्रचलित पवनें अगर उस क्षेत्र में हवाएं कहाँ से आ रही, अगर उत्तर से आ रही हैं, ठंडे प्रदेशों से आती हैं, तो वो तापमान को कम कर देती हैं, और अगर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों से आती हैं तो तापमान को बढ़ा देती हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में चलने वाली हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। तापमान का सबसे मोटा कारण यही है कि अगर हवाएं ठंडे प्रदेशों से आती हैं तो तापमान को कम कर देंगी, और अगर गर्म या मरुस्थलीय प्रदेशों से आ रही हैं तो तापमान को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे अपन कई बार देखते हैं कि मई जून में अगर उत्तर से हवा चलने लग जाती है
तो तापमान एकदम से 10-15 डिग्री कम हो जाता है। और अगर थार के मरुस्थल से हवाएं चलने लग जाती हैं तो तापमान को 50 डिग्री के आसपास पहुंचा देती हैं और अत्यधिक मात्रा में लू चलने लग जाती है। तो ये पवनों का प्रभाव ही है जो तापमान को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भूमि का ढाल, अगर जो हिस्सा सूर्य के सामने गिरता है उस हिस्से में तापमान ज़्यादा पाया जाता है, और जिस हिस्से में सूर्य के विपरीत दिशा में होता है या जिस पे सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती और विपरीत होता है उस पे कम सूर्य तप प्राप्त होता है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं, बताते हैं कि सूर्य के सामने वाले भाग में ज़्यादा तापमान होता है तथा उसके विपरीत वाले भाग में तापमान कम पाया जाता है। इसके अलावा भूमि का स्वभाव, कई बार आपने देखा होगा कि रेतीली मिट्टी तुरंत ही गर्म हो जाती है और तुरंत ही ठंडी हो जाती है। तो दिन में रेतीली जमीन एकदम से गर्म होने के कारण तापमान बढ़ जाता है और रात में एकदम से वो ठंडी होने लग जाती है तो तापमान बहुत गिर जाता है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में आपने देखे होंगे कि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में तापमान बहुत ही कम हो जाता है। तो ये भूमि का स्वभाव कि रेतीली मिट्टी है या कठोर मिट्टी है तो वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अगर रेतीली मिट्टी होगी तो एकदम से तापमान को बढ़ा देती है और दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में एकदम से ठंडी हो जाती है तो रात के तापमान में एकदम से कमी आ जाती है। इस प्रकार अपन देखें तो भूमि का स्वभाव भी तापमान को प्रभावित करता है। इसके अलावा वर्षा तथा बादल भी तापमान को प्रभावित करते हैं। अगर वायुमंडल में दिन भर बादल छाए रहे होंगे तो तापमान कम प्राप्त होता है, या तापमान कम रहेगा तथा वर्षा हो जाती है तो भी तापमान में कमी हो जाती है। इस प्रकार बादल तथा वर्षा भी तापमान को प्रभावित करते हैं। अगर खुला मौसम होगा, वायुमंडल में एकदम से खुला होगा तो तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है, और अगर वायुमंडल में बादल छाए हुए होंगे तो तापमान कम प्राप्त होता है। इस प्रकार अपन देखें तो कई कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें आपको बताया भाई भूमध्य रेखा से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तटों से दूरी है, समुद्री जलधाराएं हैं, प्रचलित पवनें हैं, भूमि का ढाल है, भूमि का स्वभाव है, वायुमंडल में पाए बादल तथा वर्षा, ये सारे कारक वायुमंडल ये ऐसे कारक हैं जो तापमान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर अपन यूँ बात करें तो ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर अपन बात करें तो ये कई कारक जो सीधे रूप से तापमान को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें कि पृथ्वी पर कई ताप कटिबंध पाए जाते हैं, अपन देखें कि भूमध्य रेखा के आसपास या कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं साल में एक बार या दो बार, तो वो प्रदेश उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। उष्ण कटिबंध कर्क और मकर रेखाओं के वाले प्रदेश को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। तथा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र में जहाँ सूर्य की किरणें एक बार सीधी तो नहीं गिरती वहाँ पे, परंतु थोड़ा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य चमकने के कारण उत्तर में तथा दक्षिण में सीधा चमकने के कारण दक्षिण में, तो इस प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो पहला उष्ण कटिबंध और दूसरा कौन सा हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांश और 66.5 से ध्रुवीय प्रदेशों के बीच में शीत कटिबंध। इस तरह से अपन देखें तो पृथ्वी पर ये 3 ताप कटिबंध हो गए मेन चीज से। उष्ण कटिबंध जो भूमध्य रेखा से कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। फिर
कर्क और मकर रेखाओं से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से ध्रुवीय प्रदेशों के बीच में पाया जाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार अपन देखते हैं तो पृथ्वी पर ये ताप कटिबंध है। तापमान किसे कहते हैं, तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर कौन कौन से ताप कटिबंध हैं, उनके बारे में अपन बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।